नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से है, जहां पर श्रमिक स्पेशल के यात्रियों ने हंगामा किया है। यात्रियों को खाना फेंक कर देने का आरोप है। आईआरसीटीसी अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। लोगों ने खराब खाने का आरोप भी लगाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कानपुर से आई है। यहां पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने खूब हंगामा किया है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको हंगामे की पूरी वानगी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्रमिकों का यह आरोप है कि उनको खाना फेंक कर दिया गया है और यह आरोप आईआरसीटीसी के अधिकारियों पर लगाया गया है। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, उसमें खराब खाने की शिकायत भी की गई है श्रमिकों की तरफ से। उनका यह कहना है कि लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पहली बात तो यह कि उनको खाना फेंक कर दिया जा रहा है। चलती ट्रेन में यात्रियों को खाना फेंक कर देने की शिकायत सामने आई है। और दूसरी तस्वीर में इन तमाम श्रमिकों की तरफ से शिकायत की जा रही है कि इनको जो खाना दिया जा रहा है वो खराब है। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या हकीकत है? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर श्रमिक एक्सप्रेस में आए दिन अब ये किस्से सुनने और देखने को मिल रहे हैं। श्रमिक कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं खाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अगर पिछले 3 दिन की बात की जाए तो लगातार जो ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही हैं या अन्य प्रदेशों से आ रही हैं, उनमें कानपुर में ट्रेन में जो यात्री हैं उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, जिसके परिणाम ये है कि अब यात्री उग्र हो चुके हैं, खाना फेंकने लगे हैं। खाने के काउंटर्स पर लूट हुई है। अगर कल देर रात की बात की जाए, जिस पहली घटना की, तो आईआरसीटीसी ने जो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, यानी तक कि पानी की बोतल्स रखी थी, वो अन्य यात्री ट्रेन के लिए रखी गई थी। लेकिन लोगों की भूख इतनी बड़ी थी, लोगों को खाना नहीं मिला था रास्ते में, जिसकी उन्होंने शिकायत की और सारी लूटपाट की। और उसके बाद दूसरा मामला आज दोपहर को उस वक्त देखने को मिला जब ट्रेन आई और काउंटर्स के सामने उनका खाना रख दिया गया, जो ट्रेन के डब्बे के सामने, जो उन्हें नागवारा गुजरा। और उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की है खाना बासी है और खाने को फेंका गया। यानी अनाज जिसके लिए सब कुछ किया जाता है, उस अनाज का अनादर हुआ, उस पर लोग चले हैं, उसको फेंका गया। यानी कुल मिला के स्टेशन पे रोज एक नया एपिसोड होता है। टीटीस खाना देख के भाग जाते हैं, आरपीएफ वहां खड़ी नहीं होती, जीआरपी भीड़ देख के भाग जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि अन्य प्रदेश से जो ट्रेन आई है उसके श्रमिकों कहीं कोई कोरोना तो नहीं है, कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं है। इसकी दहशत के चलते दूरियां और जिम्मेदारी से भागने का प्रयास किया जा रहा है। लोग बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी हैं। ईद के दौरान कानून का जमकर उल्लंघन हुआ है। कब्रिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। बड़ी संख्या में बच्चे भी यहां पर नजर आए। भीड़ के आगे पुलिसकर्मी भी बेबस नजर आए। बिना मास्क के ज्यादातर लोग यहां पर मौजूद थे। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कानपुर से आई हैं। कब्रिस्तान में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, कानून का माहौल बनाया गया और भारी तादाद में लोग इसी तरीके से यहां पर चहलकदमी करते हुए कब्रिस्तान के भीतर नजर आए। और एक बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर 14 नए केस सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 359 हो गई है। 235 मरीज अब तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 119 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन 14 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कि आज जो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में कोरोना अपडेट आया है, उसमें 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 14 नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कुल जो मरीज है 359 मरीज हैं, जिसमें से 235 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, वो डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो कुल अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो कुल 119 मरीज, एक्टिव मरीज गौतम बुद्ध नगर में हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नोएडा में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बस राहत की बात ये है कि जो यहाँ का जो नोएडा का जो रिकवरी है वो 40% से ज्यादा है, मतलब 40% से ज्यादा जो लोग, वो एक राहत की बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीति, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना के 33 नए केस आए हैं। गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, एटा और बाराबंकी में केस मिले हैं। गोरखपुर में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वाराणसी में भी 8 नए केस सामने आए हैं, जबकि चित्रकूट में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एटा में 3 नए मामले सामने आए हैं। बाराबंकी में भी 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सभी का इलाज किया जा रहा है।
योगी सरकार प्रवासी कामगारों के लिए श्रमिक आयोग बना रही है, जिससे दूसरे राज्यों से लौटे करीब 30 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों को अब यूपी के लोगों से काम करवाने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं। माइग्रेशन कमीशन बनाने के ऐलान के बाद सीएम योगी और उनकी टीम 11 इसे धरातल पर उतारने की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गई है। इसी बीच योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक कोई भी राज्य सरकार अब बिना इजाजत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों से काम नहीं ले सकेगी। योगी सरकार ने महाराष्ट्र समेत दूसरी सरकारों से भी दो टूक कह दिया है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के बाद ही दूसरे राज्यों को मैन पावर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद सरकार उनकी ट्रेनिंग भी कराएगी। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान कामगारों और श्रमिकों को भत्ता भी दिया जाएगा। कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग, इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए, ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। अब तक 14,75,000 प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। सरकार इन कामगारों को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार देने की तैयारी में है। कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से अब तक 25 लाख कामगार वापस आ चुके हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी सरकार देश और दुनिया के हर कोने में रहने वाले अपने कामगारों और श्रमिकों के साथ हर मौके पर खड़ी रहेगी। योगी सरकार ने श्रमिकों को बीमा की सुरक्षा देने के साथ ही ये भी कहा है कि अगर दूसरे जिलों में कामगार रोजगार के लिए जाएंगे तो सरकार ही उनके रहने की व्यवस्था भी करेगी। अब तक जिन कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है उसमें सबसे बड़ी संख्या करीब 1,51,000 रियल एस्टेट डेवलपर और वर्कर्स की है। बाकी 10,000 ड्राइवर, 1,558 ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन और 12,103 ड्रेस मेकर हैं। योगी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए जो ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब तक जो राज्य यूपी के कामगारों को बोझ समझते थे, अब योगी ने उनके और उनके काम की अहमियत समझा दी है। अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और महाराष्ट्र से यूपी आने वाले प्रवासी मजदूरों पर सियासत भी चरम पर है। रविवार को देर रात तक रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार ट्वीट करते रहे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पैसेंजर की लिस्ट उपलब्ध नहीं करवा पाई। पीयूष गोयल से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी देखिए। आप सामना ने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा, हिटलर जैसी बात, व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना। पहले भी करते थे, हमने कई बार इसको नजरअंदाज किया, हमने फिर भी अपनी मित्रता कायम रखी। लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी को कोई सामना का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनका पूरे देश में जो लोकप्रियता है, पूरे देश में जिस प्रकार से लोगों ने उनके काम की सराहना की है, जिस प्रकार से हम केंद्र में बैठे हुए देख रहे हैं कि 22, 23, 24 करोड़ लोगों का इतना बड़ा प्रदेश इतनी अच्छी तरीके से महाराज जी संभाल रहे हैं। मैं समझता हूं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिपाही के रूप में योगी आदित्यनाथ जी बहुत बेहतर काम। आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने राम जन्मभूमि पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया, साथ ही रामलला के दरबार में माथा भी टेका। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए परिसर का समतलीकरण किया जा रहा है। रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्टिंग के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। आज बहुत पवित्र दिन है, यहाँ रामलला विराजमान है। दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं, बड़ी श्रद्धा प्रेम से सब जगह दर्शन हुए, सभी का वार्तालाप हुई। ये बहुत पवित्र दिन है, यहाँ पर जहाँ रामलला प्रकट हुए हैं वहाँ आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, आराधना पूजना करनी। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं।
आज प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर से हवाई सेवा को दोबारा से शुरू कर दिया गया। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। प्रयागराज और कानपुर में एयरपोर्ट खोल दिए गए तो कैसी तस्वीर देखने को मिली। यहां से अब यात्री फ्लाइट लेकर कुछ निश्चित शहरों के लिए जा सकते हैं और साथ ही इन शहरों से वापस यूपी के शहरों में आ भी सकते हैं। हवाई जहाज से यूपी आने वाले तमाम लोग कुछ गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं और ये उनके लिए अनिवार्य किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन पर आज फिर से श्रमिकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यात्री शेड में तय संख्या से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ गईं। ये सभी लोग झांसी से गोरखपुर जाने के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते यात्री एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगे और फिर देखते ही देखते पूरा स्टेशन कैंपस यात्रियों से भर गया। इटावा में एक दबंग ने महिला और उसके बच्चे पर जमकर कहर बरपाया। महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नया शहर चौकी क्षेत्र की यह घटना है। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। उधर मथुरा में बेखौफ मंचलों ने क्या किया, यह भी हम आपको दिखाते हैं। आरोप के मुताबिक यहां पर बाइक सवार 3 युवकों ने महिला दरोगा के साथ छेड़छाड़ की, वो भी तब जब महिला दरोगा वर्दी में थी। महिला दरोगा ड्यूटी खत्म करने के बाद स्कूटी से घर लौट रही थी। महिला दरोगा के साथ छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। उधर कानपुर में युवकों ने दिव्यांग युवक से कैसा सुलूक किया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहां बर्रा थाना क्षेत्र में 5-6 युवकों ने दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले कार की मामूली टक्कर लगने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। आज दिव्यांग को अकेला पाकर युवकों ने लात घूंसों से बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर दी। दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। आरोप के मुताबिक पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की, जिसके चलते मामूली झगड़े ने बड़े बवाल का रूप ले लिया। कल यहां पर कटिया डालने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर कार्रवाई की थी। इसके बाद रात भर वहां पर शांति रही, लेकिन आज फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। हवाई फायरिंग भी हुई है। बवाल की सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी खूनी संघर्ष चलता रहा। दोनों पक्षों के लोग छत पर से ही पथराव करते रहे। तनाव को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। बिजली को तार को काटने को लेकर के मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष हैं, जिनके बीच में विवाद हुआ है, जिसमें कुछ पत्थरबाजी वगैरह हुई है। अभी तक किसी व्यक्ति के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पहुँची है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ की जा रही है। हरदोई के अरवल इलाके के परदीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों परिवारों के बीच जमीन और नाली का पानी निकलने को लेकर पुराना विवाद चला रहा था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मारपीट में दोनों पक्षों से कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इसमें दोनों पक्ष के कुछ लोगों को चोट लगी है। इसमें विधिक कार्रवाई, मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई कराकर उसके बाद अवगत कराया जाएगा। बरेली में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और यहां पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है पालन करने के लिए भी। इसके लिए बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल ने अम्ब्रेला कैंपेन शुरू कर दिया है। एक अलग तस्वीर देखने को मिली। उन्होंने बिथरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच छाते बांटे। कोरोना से बचाव के लिए बीजेपी विधायक ने पहल की है और इसके लिए करीब 1000 लोगों को छाता बांटा गया है, जिसके बाद यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर नजर आई है। इसका मकसद ये है कि ये जो छाता लगा के अगर व्यक्ति जाएगा तो उससे 3-4 चीज़ों से बचाव है। सबसे बड़ा बचाव ये है, इस टाइम जो महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी बीमारी, इससे एक बड़ा बचाव है। क्योंकि कोई व्यक्ति छाता लगा के अगर जाता है तो ये एक दूसरे से वो टच नहीं होगा। बदायूं में सदर के पूर्व विधायक आबिद रजा लॉकडाउन के दौरान लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा लॉकडाउन राहत सेंटर भी खोल दिया है।
अब तक वो करीब 15,000 लोगों की मदद कर चुके हैं। आज ईद के मौके पर उन्होंने गरीबों के बीच सेवैयां, कपड़े समेत कई सामान बांटे। इस मौके पर आबिद रजा ने पीएम मोदी से आजम खां और उनके परिवार को पैरोल पर छोड़ने की अपील की। आज ईद के मौके पे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि ईद के तोहफे के रूप में हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को माननीय आजम खां साहब और उनका परिवार जो कि जेल में है उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, और इस बारे में मैं उनको 2 खत भी लिख चुका हूँ। और अब खबर कासगंज से है, जहां पर जलने की वजह से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। मामला सहावर के धनसिंहपुर गांव का है, जहां मासूम बच्ची झोपड़ी में सो रही थी और तभी वहां आग लग गई, जिसमें जलने से बच्ची की मौत हो गई। आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में बहुत सी तस्वीरें आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए आती रहती हैं जिसमें अजब गजब का नजारा देखने को मिलता है। लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी तस्वीरें होती हैं जो हैरान और परेशान करती हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। ट्विटर हो या फिर फेसबुक, हर तरफ इस तस्वीर की चर्चा है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि गई भैंस पानी में, क्योंकि इस कहावत में ये तस्वीर बिल्कुल फिट बैठ रही है। दरअसल भैंसा गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग रेस कर रहे हैं, लेकिन हादसा तब हो गया जब अचानक एक कट आया और उसके बाद भैंस गाड़ी लेकर दूसरी तरफ चल पड़ी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले हादसा हो गया और सब सड़क पर आ गए। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन इस बीच एक अच्छी तस्वीर बाराबंकी से आई है। दरअसल वन विभाग को एक नहर में डॉल्फिन होने की सूचना मिली। इसके बाद एक ऑपरेशन चलाकर डॉल्फिन को नहर से निकाला गया। इस अभियान में करीब 4 दिन का समय लगा, तब जाकर कामयाबी मिली। इसे नहर से निकालने के बाद सरयू नदी में छोड़ दिया गया। लोगों के मुताबिक अक्सर छोटी नहरों में, शारदा से निकलने वाली नहरों में डॉल्फिन भटक जाती हैं, जो छोटी छोटी नहरों में आ जाती हैं। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर इटावा के इकदल थाना क्षेत्र से आई, जहां खनन को लेकर 2 माफियाओं के बीच गोली चली। इसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वारदात में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर 2 फर्जी आईपीएस गिरफ्तार हुए हैं। मुकदमों की पैरवी के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे। दोनों का नाम सिद्धार्थ पांडे और भास्कर पांडे। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। 2 फर्जी आईपीएस यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप के मुताबिक मुकदमों की पैरवी के नाम पर ये लोग लोगों को ठगते थे और दोनों का नाम सिद्धार्थ पांडे और भास्कर पांडे बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर फर्जी आईपीएस का खुलासा हुआ है और 2 फर्जी आईपीएस यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि ये लोगों से पैसे ऐंठा करते थे, मुकदमों की पैरवी के नाम पर ठग लिया करते थे लोगों को। और इनके बारे में जब पुलिस प्रशासन को जानकारी हुई तब जांच पड़ताल की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी पाया गया है और फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, ये लोग फर्जी आईपीएस बनकर लोगों को ठगा करते थे और अब सलाखों के पीछे हैं। दोनों के नाम सिद्धार्थ पांडे और भास्कर पांडे बताया जा रहा है। प्रयागराज में शिकायत के आधार पर एक कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। प्रयागराज से संवाददाता ज्योतिराव फुले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिराव, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? जी, ये लंबे समय से आईपीएस बनकर और फर्जी मुकदमे को लेकर के जो है लोगों के पैरवी के नाम पर लोगों से धन उगाही करते थे। साथ ही ये हाईवे पर भी जो है सक्रिय रहते थे और आईपीएस बनने का पूरा धौंस दिखाते थे और अवैध वसूली करना इनका जो है मेन काम था। और साथ ही साथ जो है जो पैसे लेकर के और लोगों के साथ जो है दबिश देना और इस तरह के जितने गलत कार्य थे उसमें उन सब में संलिप्त थे। तो एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।